कैसे हो सब लोग, ठीक हो? सबसे पहले तो आदरणीय गणपत सिंह जी सर, युवराज सिंह जी और पूरी सक्सेस पॉइंट टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि इस मंच पर लाकर इतना सम्मान देने के लिए, मान सम्मान करने के लिए, और मुझे अपना जो अनुभव रहा है, मेरी जो एक जर्नी रही है, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक सामान्य जगह से ही बिलोंग करता हूँ, बालोतरा। और जब कोई यहीं पे रह के, बालोतरा रह के, किसी के सानिध्य में रह के तैयारी करके अगर सिलेक्शन लेता है, तो हमें भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये बंदा जो है किसी बड़ी सिटी में नहीं गया, जयपुर में नहीं गया, जोधपुर नहीं गया, कहीं नहीं गया, और बालोतरा में रह के इसने अपनी पूरी तैयारी की। तो आप लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनता है, कॉन्फिडेंस आता है इस बात से कि हम लोग भी यहाँ रह के राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आरएएस का एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने जिस दिन अपनी तैयारी शुरू की थी, उस दिन सर को कॉल किया था, क्योंकि मैं बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ और राजस्थान के एग्ज़ाम्स के बारे में, इनकी तैयारी के बारे में मुझे इतना विशेष ज्ञान नहीं था। तो सर वैसे रिलेशन में मामा जी भी लगते हैं, तो सर को कॉल किया था मैंने कि सर मैं तैयारी शुरू करना चाहता हूँ राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, बीटेक में कर चुका हूँ। तो सर ने बोला कि बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप टेक्निकल फील्ड में अगर आपकी रुचि नहीं है, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से 2-2.5 साल पहले की ये बात है, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी के बारे में, तो सबसे पहले मेरी अपनी स्कूलिंग जो है बालोतरा से कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मेरा चयन जो है, एक संस्था है हमारे समाज की, राजपुरी सेवा न्यास मुंबई, जिसने 7 बंदों को सेलेक्ट किया था 10th के परसेंटेज की बेसिस पे। 10th में मेरे अच्छे खासे परसेंटेज थे, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट की, तो जो बाकी 6 बच्चे जो मेरे साथ थे, मेरे साथी, उन सब ने साइंस मैथमेटिक्स लेने का फैसला किया। मेरा मन उस समय बायो लेने का था, कि मैथ्स में इतनी रुचि थी नहीं, और 10th में नंबर भी मेरे मैथ्स में बहुत कम आए थे, 68 नंबर आए थे केवल। तो मेरा मन था कि मैं बायो लूँ, क्योंकि मैथ, मेरे दिमाग में वो चीज़ सेट हो गई थी कि मैथ्स मेरी बहुत कमज़ोर है। लेकिन मुझे, जो मेरे बाकी साथ मेरे जो 6 बंदे थे, उनके कारण मुझे साइंस मैथ्स लेनी पड़ी बायो की जगह, क्योंकि फिर मैं अकेले के लिए, मेरे लिए वो अलग से कोचिंग की व्यवस्था वगैरह कर नहीं सकते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में है। तो उस समय इतना वो था नहीं कि खुद से डिसीजन ले सके अलग होकर के, इतनी वो मैच्योरिटी भी अंदर थी नहीं। तो मैथ्स का जो एक डर था मेरे अंदर उस समय 10th के बाद, वो डर ऐसा दूर हुआ कि 12th में मैंने 98 मार्क्स अर्जित किए मैथमेटिक्स में। उस समय मुझे पता चला कि अगर आप कोई चीज़ ठान लो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद बीटेक, जैसा कि लगभग जो भी बच्चा उस समय, सर एक जनरल परसेप्शन होता है लोगों के बीच में कि आपने मैथमेटिक्स में इतने अच्छे परसेंटेज अर्जित किए, तो जनरली लोग बीटेक करते हैं। और फैमिली बैकग्राउंड तो ठीक था, तो घर वालों ने बोला कि बीटेक कर लो। तो उस समय मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया था, कॉलेज भी अच्छा खासा मिल गया था, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में है। उसमें 2018 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। और बीटेक में नॉर्मली यही है कि जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है, तो आपको जॉब करने के लिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में, मेगा कंपनी जो है उनमें जाना पड़ता है, जैसे कि बेंगलुरु है, दिल्ली है, या फिर वहाँ जो साउथ में बेंगलुरु, जो अपना आईटी हब है वहाँ पे। तो मेरी शुरू से इच्छा रही थी कि मुझे जॉब जो करनी है वो खुद के स्टेट में रह के करनी है सर। तो उस समय बीटेक में इतने पैसे खर्च हो चुके थे कि घर वाले आरएएस की कोचिंग के लिए भी तैयार नहीं थे, कि भाई 70,000 80,000 फीस देने के लिए आना है। तो उस समय सबसे बढ़िया थी एसएससी, केवल 10,000 में एसएससी की मैथ्स और इंग्लिश की कोचिंग हो जाती थी। और उसके बाद एसएससी जो है 1 साल में 4 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसमें से कोई सा भी आप एक क्रैक कर लो सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो एक मजबूरी समझो या कोई भी समझो, मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की, मैथ्स और इंग्लिश की कोचिंग ली थी जयपुर जाके 3 महीने के लिए। तो जैसे ही मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई, एसएससी में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, मेरा प्री क्लियर हुआ था, लेकिन मेंस उसमें क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 2020 लगभग आ चुका था, और कोविड आ गया था उस समय। तो कोविड के टाइम मैं जो है अपने बोरिया बिस्तर सारे मैंने वहाँ से समेटे, और मैंने कहा चलो जो भी होगा अब घर जाके करेंगे। मैं अपने बोरिया बिस्तर लेके आ गया अपने बालोतरा। तो जैसे ही बालोतरा आया,
मैंने अपनी कंटिन्यू तैयारी जारी रखी। और उस समय राजस्थान में भी जैसे भर्तियों का दौर शुरू हो चुका था, सबसे पहले पटवारी का नोटिफिकेशन आया था, उसके अलावा आरएएस का भी आ चुका था और बाकी भी 1-2 एग्जाम थे उनके नोटिफिकेशन। तो मैंने कहा सर को, मैंने कॉल किया था, मैंने कहा सर एसएससी में तो मामला थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, टेढ़ा है काम, कंपटीशन भी ज़्यादा है और उस लेवल की अंग्रेजी भी अपनी थी नहीं, क्योंकि शुरू से हिंदी मीडियम रहा था, ठीक है, तो अंग्रेजी भी उतनी थी नहीं, तो एक थोड़ा टफ कंपटीशन नजर आ रहा था। तो मैंने कहा साथ में अपन के एक काम करते हैं, राजस्थान की भी तैयारी को साथ में लेके चलते हैं। तो उस समय मैंने पटवारी की तैयारी शुरू की थी, पटवारी की तैयारी शुरू की। और आप एक चीज मानोगे नहीं कि जब कोविड पीरियड जब शुरू हो गया था, उस समय मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, बालोतरा के अंदर एक कमरा लिया था हाउसिंग बोर्ड में, और उस कमरे के अंदर ही मेरी स्टडी टेबल थी, सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह सारे 1-2 साल के लिए मैंने बंद कर दिए थे। क्योंकि सबसे पहले अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कोई मतलब नहीं है, आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर बढ़ाने के लिए दिन भर उस पर अपना टाइम खराब करते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप जॉब लग जाओगे तो आपके ऐसे ही फॉलोअर अपने आप ही बढ़ जाएंगे, लोग आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, अच्छी खासी मेहनत की आपने। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे दूर होने का फैसला किया और बालोतरा में रहकर अपनी तैयारी मैंने शुरू की। तैयारी शुरू की और पता ही नहीं चला कि मतलब वो लेवल 1 इतना अचीव हो गया। क्योंकि असफलता ऐसी चीज है जिससे उबरना हर आदमी को जरूरी है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कोशिश किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों को भी अपनी कोशिश जो है वो करते जाना है। तो फिर लगातार 4 एग्जाम, आप मानोगे नहीं, मैं 1-2 नंबर के मार्जिन से सर अनसक्सेसफुल रहा था लगभग 4 एग्जाम में। दिल्ली पुलिस सीपीओ का एग्जाम दिया था मैंने, 4 महीने मैंने फिजिकल के लिए जबरदस्त मेहनत की थी, 1600 मीटर की रेस थी और उसको कवर करना मेरे लिए मतलब असंभव सा लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 4 महीने मैंने कड़ी मेहनत की उस रेस के लिए और मैं दिल्ली जाके वो रेस कंप्लीट करके आया। उस समय मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर आप कुछ ठान सकते हो तो वो कर भी सकते हो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार अगर आपने लक्ष्य डिसाइड कर दिया कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो करने से रोक नहीं सकती। ये चीज है। तो उसके बाद आप पटवारी की तैयारी शुरू की, पटवारी में सिलेक्शन हो गया, ग्राम सेवक में भी हो गया, एसआई में भी सिलेक्शन हो गया, आरएएस प्री में भी मेरे 120 नंबर थे, लेकिन मेंस और एसआई का जो फिजिकल दोनों साथ में थे तो उसकी तैयारी में कर नहीं पाया। उसके साथ साथ एसएससी में भी सिलेक्शन हो गया और फिर फाइनली एसएससी में मैंने ज्वाइनिंग ले ली थी। अभी कारगिल पोस्टिंग है मेरी, तो अभी से राजस्थान पुलिस का तो रिजल्ट 3 साल बाद आया एसआई का, तो इसमें रैंक आई तो देखेंगे। तो आप लोगों को तैयारी वगैरह कैसे करनी चाहिए उसमें मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक नया कैंडिडेट जब तैयारी शुरू करता है तो उसके सामने कौन कौन सी मुश्किलें आती है और मुश्किलों से घबराने की बजाय मुश्किलों को कैसे डील करना है और आप लोगों को आगे बढ़ना है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाकी सिलेक्शन आप एक चीज मान लीजिए कि यहाँ पढ़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपके सामने साक्षात उदाहरण खड़ा हूं, मैंने अपनी पूरी तैयारी बालोतरा में की है, सब लोग गवाह हैं। तो आप लोग भी बाड़मेर में रहकर, सर के सानिध्य में रहकर इतना अच्छा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है हर सब्जेक्ट के बारे में, और आप लोगों के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सर हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर कोई डाउट है तो आप सर के साथ साझा कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। तो सबसे पहली जो है वो होता है आपका सोर्स। कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है, सोर्स ऑफ स्टडी। आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इसी मटेरियल से पढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़िए। भले ही आपको डिसाइड करने में 7 से 8 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर से पूछ लीजिए या फिर किसी और से पूछ लीजिए, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, या फिर कोई सेलेक्ट हुआ है रिसेंटली उससे बात कर लीजिए, किसी से भी पूछिए। लेकिन आप अपना पहले सोर्स डिसाइड करिए कि मुझे इस बुक से ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन करते जाना है। जैसे कि सपोज दैट आपने फैसला कर लिया कि मुझे राजस्थान जियोग्राफी इस बुक से पढ़नी है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद जब तक भर्ती नहीं आती है वो आपके पास टाइम है पूरा। तो जियोग्राफी में जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि ये बिंदु जो है मेरे नोट्स में नहीं है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया,
तो आपको क्या करना है कि वो बिंदु मैं कहाँ से इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो उसमें से आप एक खाली पेज लिखिए लीजिए, उस पर वो लिख लीजिए जो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं था, उसके बाद वहाँ पे आपको चिपका दीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जब एग्जाम आ जाएगा और आपको राजस्थान ज्योग्राफी का क्या करना है, रिवीजन, तो जब आपको रिवीजन करना है तो आपको 4-5 किताबें देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एक ही नोट्स है आपके पास, उसको उठाइए, उसमें देखिए, 2 या 3 दिन में मैक्सिमम आपके एक रजिस्टर का रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम के समय ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सोर्स को क्या रखना है, मिनिमम। जैसे मेरे पास हिंदी पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं था, एसआई का एग्जाम आ चुका था, मेरे ऑलरेडी पटवारी आ रहे हैं, उनकी तैयारी चल रही थी। हिंदी पढ़ने के लिए मेरे पास केवल 1 या 1.5 महीने का समय था हिंदी पढ़ने के लिए। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मुझे हिंदी पढ़नी कहाँ से। तो मुझे एक नवीन हिंदी व्याकरण की जो किताब आती है राजस्थान आरबीएससी बोर्ड की, वो और एक मानस पब्लिकेशन, ये 2 किताब मैंने सेलेक्ट की। मैंने कहा इन दोनों में से मुझे पढ़ना है, और सबसे पहले मैंने वो नवीन हिंदी व्याकरण पूरी पढ़ी। मैंने कहा इसमें से मेरा एक क्वेश्चन भी नहीं जाना चाहिए, उसके बाद मानस। तो सबसे पहले यही है कि आप सबसे पहले अपना क्या डिसाइड करिए, सोर्स। एक बार सोर्स आपका डिसाइड हो गया तो आधा मामला खत्म समझिए आप। आधा काम आपके एग्जाम क्रैक करने का, आधा काम वहीं पे हो गया। तो सोर्स के बाद दूसरा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की अगर बात करूं तो आप लोग यहाँ पे 4 से 5 घंटे क्लास लेके जाते हैं, उसके बाद सर ने आपको जो भी पढ़ाया है, कुछ भी पढ़ाया है, तो उसका घर पे जाके आपको रिवीजन करना है, प्रॉपर वे में रिवीजन करना है। आप एक चीज समझिए कि जो टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाने आता है, वो टीचर कितनी मेहनत करता है आपको एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए। कम से कम 2 घंटे वो बंदा खुद लेक्चर तैयार करेगा, उसके बाद आपको वो लेक्चर डिलीवर करेगा। तो आपको जिस पोजीशन पे जाना है उतनी मेहनत आप पहले ही शुरू कर दीजिए। जैसे आपको ऐसा ही बनना है, आपको पता है ऐसा ही में मुझे 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो 10 से 12 घंटा आज आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि आपको वो पोजीशन क्या करनी है, अचीव करनी है। वो अचीव करनी है तो आपको अभी से वैसा बनना पड़ेगा। तो ये है कि आप यहाँ पे क्लास में जो 4 से 5 घंटे में जो पढ़ाते हैं, घर पे जाके आपको उसका क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है। उसके बाद रिवीजन करने के बाद भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नया ट्राई कर सकते हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मटेरियल पढ़ लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, एग्जाम में आप जाओगे तो मात ही खाओगे बिना प्रैक्टिस के। एक आदमी को एक किताब दे दो कि आपको ये बुक पढ़नी है, साइकिल सीखने के इसमें रूल दिए गए हैं कि साइकिल चलाते इसमें पैडल को मोड़ना चाहिए, पैर दोनों सही डायरेक्शन में रखने चाहिए, हाथ को सीधा रखना चाहिए। वो किताब वो आदमी 10 घंटे पढ़ लेगा, 10 बार पढ़ लेगा, लेकिन वो साइकिल चलाना नहीं कब तक नहीं सीखेगा, जब तक वो साइकिल पे बैठ नहीं जाता। तो यही चीज एग्जाम में भी अप्लाई होती है। मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं दोगे, जो कोचिंग में जो रेगुलर टेस्ट होता है उसका एनालिसिस करना है घर जाके, इतने नंबर आए तो मेरे इतने क्यों आए, जो क्वेश्चन गलत हो गया तो ये मेरा सही हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ये चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले क्या करना, अभ्यास। तीसरी चीज होगी आपकी अभ्यास। प्रॉपर वे में आपको अभ्यास करना है, जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट। मैंने देखा है मेरे साथ कई लोग तैयारी करते थे तो वो बंदे मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो लोग डरते थे कि यार मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, कुछ आसपास वाले क्या सोचेंगे, आसपास वाले क्या सोचेंगे, बाहर लिस्ट लगेगी, सब लोग देखेंगे यार क्या कर रहा है, इतनी नीचे रैंक कैसे आई मेरी। आपको नहीं देखना है। इंप्रूवमेंट की संभावना तभी होती है जब आपका स्कोर क्या होगा, कम होगा। टॉप आ रहा है तो उसको टॉप लेवल पे बरकरार रखिए, और अगर कम आ रहा है तो उसको टॉप पे ले जाने की कोशिश करिए। कंपटीशन आपके बीच में होगा तभी प्रतिभा निखर के बाहर आएगी। तो आप लोगों को भी तीसरा पॉइंट प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो भी कोचिंग में टेस्ट होते हैं या फिर ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो तो वो करिए। जितने सोर्स आप फॉलो कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए वो आप करिए। वैसे तो कोचिंग में इतने ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं सेक्शन वाइज, संडे टू संडे, वो अगर आप दे दोगे टाइम पे और उसका भी अगर आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो उसमें भी आपका काम निकल जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा होता है टेस्ट का एनालिसिस। लोग क्या करते हैं मैक्सिमम, मैंने जयपुर में भी देखा था 2 महीने जब मैं एसएससी की कोचिंग करने गया था, टेस्ट दिया, नंबर आए तो आए, पेपर रखा साइड में, बस पढ़ाई करनी शुरू। अरे यार जो टेस्ट आपने दिया है उसमें आप घर आके एनालिसिस तो करो कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो क्यों आए। ये चीज है तीसरी। चौथा पॉइंट है आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से नंबर निकाल सकता हूँ। जैसे कोई सब्जेक्ट है पॉलिटी, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, पूरे स्कोर करने की संभावना रहती है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी इतनी कोई, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री बहुत वास्ट है। कई बार सर ऐसे विशेषज्ञ भी ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो सही नहीं करने पाते, ये नहीं होते।
तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि मैं कहाँ से मैक्सिमाइज अपने स्कोर को कर सकता हूँ। जैसे हिंदी 200 नंबर की होती है तो उसमें आप 180 स्कोर कर सकते हो। मैं जब 1-1.5 महीने तैयारी करके 170 ला सकता हूँ, तो आप लोग तैयारी करके आराम से 180 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो हिंदी और ऐसे कई दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर साइंस हो गया, ऐसे कई सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि मैं कहाँ से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। उस पर आपको ज़्यादा जोर देना है। आपकी प्रिपरेशन हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। कौन से एग्जाम की, मैंने देखा कई बार की तैयारी तो कर रहे हैं पटवारी की और पढ़ते जा रहे हैं हिस्ट्री, जबकि हिस्ट्री में उसके केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होनी चाहिए। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसका किस पोर्शन का कितना उसमें वेटेज है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर बात करूं एसआई एग्जाम की, पर्टिकुलर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज का एग्जाम होता है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स जो अपना रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद होता है मैं अपना जो फिजिकल, और उसके बाद इंटरव्यू। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है अपना जो रिटन एग्जाम है उसके ऊपर। अगर रिटन में आपने शानदार स्कोर कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद अपनी किताबों को समेट के रख दो साइड में, दौड़ना शुरू कर दो सुबह से ही। आपका फिजिकल प्रॉपर टाइम मिलता है, आराम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम में मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए अपने स्कोर को। हम लोगों ने भी सबसे पहले रिटन एग्जाम पे फोकस किया था। रिटन एग्जाम में जैसे ही अच्छे नंबर आए, अगले दिन सही, पहले तो लगा था वैसे मेरा तो शुरू से फिजिकल अच्छा रहा है, और मैंने दिल्ली पुलिस का किया था 4 महीने, तो काफ़ी फिट था। लेकिन कई लोगों का होता है कि वो लोग मानते हैं कि क्या है एसआई के फिजिकल में, क्या है 100 मीटर की रेस है, एक लॉन्ग जंप है और 6 सीनप है, 7 सीनप है, कोई भी कर लेगा। लेकिन जब आप ग्राउंड पे करने जाते हो तब आपको पता चलता है कि एसआई का फिजिकल कितना मुश्किल है। क्योंकि वो जो चिनअप वगैरह जो होते हैं उसमें केवल एक चांस मिलता है आपको, लॉन्ग जंप में, चिनअप में, रेस में। तो थोड़े से भी मिस हो गए तो क्या हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर वे में उसकी बाद में तैयारी करनी, सबसे पहले तो एग्जाम पे फोकस करना है। सोशल मीडिया से दूरी वाली बात हो गई, ये आप लिख के मान के चलो। सोशल मीडिया अकाउंट जो अपने काम के है ना, जैसे कि टेलीग्राम जो है वो कई बार अपने यूज में लेते हैं अच्छा खासा, तो वो ठीक है। लेकिन उसमें भी फालतू के कई ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनको आप डिलीट मारिए। व्हाट्सएप पे भी कई जो सोसाइटी के, समाज के सब सिलेक्शन होने के बाद आपके काम आने वाले हैं। उससे पहले केवल आपका समय खराब करने के लिए है वो ग्रुप, और आपके किसी भी काम के नहीं है। तो सोशल मीडिया से जितनी दूरी बनाओगे, केवल उसका पॉजिटिव यूज लेना है। जैसे मैं व्हाट्सएप रखता था, लेकिन व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह कुछ नहीं, अपने कोई काम का मैसेज आया उसको रिप्लाई किया। क्योंकि एक मन में जो है ना, कई बार ऐसे जिज्ञासा टाइप रहती है कि यार आज व्हाट्सएप पे क्या आया होगा। तो आप रखो, लेकिन बहुत लिमिटेड रखो, ठीक है। जैसे स्टेटस वगैरह वो भी म्यूट करके रखो, आपको बार बार खोल के देखने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं तो बोल रहा हूँ बंद ही कर दो, लेकिन जो नहीं कर सकते कम से कम लिमिट कर दीजिए किसी चीज की, कि मुझे इतने समय में, तो इन 3-4 घंटे पढ़ने के बाद में आदमी 5 मिनट देख ले तो उसमें ऐसा कोई, लेकिन उस 5 मिनट के चक्कर में अगर आप 5 घंटे और खराब कर रहे हो तो वो जो है वो हानिकारक है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है कि डेली टारगेट को फिक्स करना। मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैं डेली टारगेट फिक्स करता था कि आज मुझे इतना पढ़ना है, और वो टारगेट मुझे कैसे भी करके अचीव करना है। कुछ भी हो जाए, भले 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे, मतलब टारगेट उसके अकॉर्डिंग ही करो कि आपके उस समय टाइम पीरियड में वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अगर आप टारगेट बनाओगे, जैसे कि इसमें फायदा ये होता है कि जैसे अभी आपके एग्जाम की डेट आई नहीं है, तो एग्जाम की डेट आने के बाद जो बंदा तैयारी शुरू करेगा, सिलेक्शन उनका नहीं होता है। सिलेक्शन उनका होगा जो लंबी रेस का घोड़ा है। जैसे कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर सके हो, निश्चित रूप से भर्ती तो आनी है, आज नहीं हो कल, इस साल आएगी या फिर नेक्स्ट ईयर भर्ती तो 100% आनी है। तो अभी से स्टडी करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए आपकी। पर डे का टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये, जैसे कोचिंग में पढ़ाया वो पहले पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपके पास और समय बच रहा है तो और टारगेट बनाइए अपना कि मुझे आज ये कंप्लीट करना। सबसे पहले तो ये जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी का मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन वाइज कैसे फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप स्ट्रेटेजी में अपने शामिल करिए। मॉक टेस्ट देते समय, जैसे मॉक टेस्ट में अगर आप स्कोर पेपर एनालिसिस करते समय ये देखिए कि मैं कहाँ से अपने स्कोर को थोड़ा सा अप कर सकता हूँ, कौन से सेक्शन में और इजाफा किया जा सकता है, तो वो चीज़ आप एक देखिए। और फेलियर जो है, कंटिन्यूस फेलियर से घबराना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मेरे 5 एग्जाम के बारे में थोड़ा सा, जिसमें मैं 1-2 नंबर से रह गया था। दिल्ली पुलिस की रनिंग मैंने 4 महीने तैयारी की थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ में मैं सिर्फ 1 मार्क्स से रह गया था। रिटर्न मेरा मैजिकल फिजिकल सब हो गया था, लेकिन लास्ट कट ऑफ में मैं रह गया था। और आज मैं अपने आप को सर खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उसमें रह गया,
क्योंकि अगर मैं उसमें लग जाता था, आपको पता है पुलिस की जॉब कैसी होती है, कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से शुरू किया था सफर मैंने। अगर उसमें लग जाता तो आज मैं कांस्टेबल बन के रह जाता। आज अगर ऑफिसर हूं तो कई बार कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसका भी मैं वो कहना चाहता हूं आपको। ठीक है, हाँ एक होगी दिल्ली पुलिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरा पटवारी में मेरे 240 नंबर थे रिटर्न में, मतलब निश्चित मान के बैठा था कि मेरा सर सिलेक्शन होना ही है। 240 नंबर मतलब 300 में से यार इतना आसान भी नहीं होता है लाना। तो ठीक है यार, मान क्योंकि 193 कट ऑफ थी इससे पहले वाले एग्जाम में, मान लिया था कि मैंने सिलेक्शन हो जाएगा। और एसआई का तो रिटर्न अच्छा ही है, अब चलो छोड़ो पढ़ाई पढ़ाई, फिजिकल की तैयारी करते हैं। दबा के फिजिकल की तैयारी कर रहा था, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन लिस्ट में नाम नहीं। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, फिर पता चला कि यार नॉर्मलाइजेशन में आपके 20 नंबर कम हो गए। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उस दिन यार बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार इतने नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब अभी और मेहनत करने की जरूरत है। कुछ लोग तो टूट के बिखर जाते हैं और कुछ लोग उठ के निखर जाते हैं, तो मैं बिखरने वालों में से नहीं था। मैं वापस खड़ा हुआ और अपने हथियारों को वापस दार देना शुरू किया। मैंने कहा आज नहीं तो कल सफलता तो लेकर ही रहेंगे। उसके अलावा तीसरा एग्जाम की बात करूं, अगर तीसरे एग्जाम की, तो कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ था। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी वैकेंसीज होती है। बाड़मेर जिले में 6 वैकेंसी थी। एक जो लास्ट पोस्ट थी बाड़मेर जिले की, मैंने पीडीएफ देखी, उसमें 78 कट ऑफ, अपने नंबर भी 78 थे। मैंने कहा ये क्या हो गया, लिस्ट में नाम नहीं है, कट ऑफ 78, अपने भी 78। उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से रह गया था। एक पोस्ट पे हम 2 बंदे थे और जो दूसरा वाला बंदा था वो 2 साल बड़ा था, तो उसका नंबर आ गया और अपना रह गया। मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया वापस। उसके बाद ग्राम सेवक की तैयारी शुरू की। मैंने कहा यार पटवारी में तो हुआ नहीं, एसआई का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि राजस्थान की सरकार है आरपीएससी में। तो मैंने कहा यार ग्राम सेवक लेके टाइम पे एक जॉब सिक्योर करते हैं पहले, उसके बाद आरएएस की तैयारी करेंगे। ग्राम सेवक की तैयारी शुरू की, तब तक मेरे ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिजल्ट आ गया था और इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद वो ज्वाइन कर लिया था मैंने, ग्राम सेवक की तैयारी छोड़ दी थी। तो फिर वो ज्वाइन करने के बाद कोई सेंस बनता नहीं है, तो दिया था सर प्री में, मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, 80 नंबर थे, लेकिन मेंस नहीं दिया। फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि फिर वो यार 4800 ग्रेड पे छोड़ के इधर 2400 में ज्वाइन करना थोड़ा औचित्य भी नहीं रहता उसका। तो ये है अपनी स्टोरी। और लास्ट में मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, जिन्हें मैं अपनी स्टडी टेबल पे हमेशा अपने सामने लगा के रखता था। सबसे पहले एक पॉइंट पे और बात कर लेता हूँ, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होना चाहिए आपका। मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो जैसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर का आपने कोई वीडियो देख लिया, जैसे क्या नाम है सर एक मोटिवेशनल, हाँ माहेश्वरी साहब का एक वीडियो देख लिया आपने, 3 दिन तक आप किताब छोड़ ही नहीं रहे हो और चौथे दिन ऐसे पैक करके रखी कि उसको महीने में उठाया ही नहीं। ये चीज है तो 3 घंटे। तो ये है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। आपको मोटिवेट करेगा लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, केवल 1-2 घंटे के लिए आप मोटिवेट होंगे। उसके बाद वापस यार वही भावना, यार क्या पढ़े यार, एग्जाम तो होना नहीं है, भर्ती तो आनी नहीं है, कब करेगी एग्जाम, उसमें भी यार इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, अपना नंबर कहाँ लगेगा, ये सारे ख्याल अपने दिमाग में आना लाजमी है और शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो मोटिवेशन का सोर्स होता है वो होता है इंटरनल मोटिवेशन, वो ही आदमी को आगे की तरफ ले जाता है। और मेरे लिए जो इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स था, मैं अपनी एक छोटी सी डायरी मेंटेन करता था। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी बीटेक करने के बाद, लोगों के मतलब इतने सुनना पड़ता था कि क्या कर रहे हो, कि सब तैयारी कर रहे हो, अतरी हो रही कटे बड़ी नौकरियों के घड़ो तपावना पड़ेगा जरूरत जाए नौकरी ला के। तो जो बंदा मुझे ये बोलता था वो मैं लिख लेता था डायरी में कि इस बंदे ने आज मुझे ये बोला है और जवाब मुझे नहीं देना है, जवाब कौन देगा, वक्त देगा। जवाब कौन देगा, वक्त, समय पे छोड़ दो, समय जवाब देगा। तो ये इंटरनल मोटिवेशन का जो सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स होता है, जो आपके अंदर एक आग को हमेशा क्या रखता है, जिंदा रखता है। हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए, तो वो आपके अंदर एक आग जला के रखता है कि मुझे कुछ करना है और जिसने मुझे बोला है उसको करके दिखाना है। ये मोटिवेशन जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आपकी डिप्रेशन में वो धार नहीं आ पाएगी जो एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए।
तो आप लोग ये मोटिवेशन हमेशा बना के रखिए। बाकी सर तो रोज मोटिवेट करते ही रहते हैं आपको क्लास में, ठीक है। तो लास्ट में रामधारी सिंह, और समय समय पे मैं सर से पूछता भी रहता था, मैंने कहा सर ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे, इसका क्या सॉल्यूशन करूं, कैसे करूं। तो इन्होंने मतलब हर मोड पे जो है मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे बताया कि आपको अपनी प्रिपरेशन को इस डायरेक्शन में, जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट फील करता था उसमें सर को कॉल करके पूछता था। मैंने कहा सर ये चीज है, क्या करूं, क्या आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, ये रास्ता आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको ये सिखाए कि सही रास्ता कौन सा है। रास्ते बहुत मिलेंगे, बालोतरा की तरफ जैसे मुझे जाना है तो ये रास्ता भी जाता है ये, लेकिन शॉर्ट रास्ता कौन सा है जो मुझे सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा, उसके लिए एक गुरु का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि इस क्लास में बैठे हो और सर का मार्गदर्शन, आपको बाड़मेर में सर का मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है ये आप लोगों के लिए। तो लास्ट में मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, है कौन ऐसा विघ्न जग में टिक सके, आदमी के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के भी जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।